तो मित्रों, आज की अपनी ये क्लासेस भाषा से संबंधित है। मैं एक बार इसका नामोल्लेख करूँगा। सर्वप्रथम हम विषय ले रहे हैं वो है अपना भाषा से संबंधित। मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि ये भाषा जो शब्द है वो संस्कृत का भास धातु से बना है। जो हमारी मातृ भाषा है या समस्त भाषाओं की जो जननी है, उस जननी का नाम हमने संस्कृत माना है। और संस्कृत के बारे में ये कहा गया है कि हमारे देश में या हमारे देश के आसपास जितने भी देश हैं या पाश्चात्य देशों में जितने भी मुख्य भाषाएं बोली जाती हैं, उन सभी भाषाओं का उद्भव हमारी एकमात्र भाषा इस संस्कृत से हुआ है। जिसके बारे में हम ये मानते हैं कि इसका एक परिवार था और उस परिवार का नाम था भारोपीय। भारोपीय परिवार का मतलब होता है भारत और यूरोप में जो भाषा बोली जाती हैं, भारत और यूरोप में जो भाषाएं बोली जा रही हैं, उन भाषाओं का विकास इसी परिवार से हुआ है। इसी परिवार से हुआ है, भारोपीय परिवार से। और भारोपीय परिवार का मतलब ये हो गया, भारत में जिस प्रकार की भाषा बोली जाती है वो, और यूरोप में जिस प्रकार की भाषा बोली जाती है वो। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाना चाहूँगा कि इन दोनों में किस प्रकार की साम्यता है, इसमें किस प्रकार की भिन्नता है। भिन्नता बिल्कुल भी नहीं है, भिन्नता केवल इसका उच्चारण करने का जो तरीका है उसके आधार पर भाषाओं में परिवर्तन हो गया है। और दूसरा कारण ये है कि भाषा क्षेत्र विशेष के अकॉर्डिंग हम मान लो हम मान लो ये करें कि मैं माफ़ी चाहूँगा। मान लीजिए कि हम प्रकृति में निवास करते हैं और प्रकृति का बहुत बड़ा एक प्रकार का क्षेत्र है, और उस क्षेत्र में बहुत सारी जगह जलवायु एक जैसी नहीं है। एक जैसी जलवायु नहीं होने के कारण अब देखिए, कहीं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र है और कभी शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र है। और मैं इसी जलवायु क्षेत्र के आधार पर भाषा में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है और वो भाषा एक प्रकार से किस प्रकार से बंधी हुई है उसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगा। फिर उसके बाद में हम भाषा नामक शब्द को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं। तो मित्रों, एक बार देखिएगा, हम ये कह रहे हैं कि एकमात्र जो भाषाओं की जननी है, हमारे देश में जो व्यवहार के रूप में बोले जाने वाले जितनी भी भाषाएं हैं उनके बारे में जो विशेष रूप में हमारी मानक हिंदी का रूप निर्धारित करती है, उन भाषाओं को लेकर के हम बात कर रहे हैं। तो बात करते हैं, मैंने ये कहा हमारी एक मातृभाषा है वो है संस्कृत, या हमारी जो जननी है, जो भाषाओं की जननी है, उस भाषाओं की जननी के रूप में हमने मान लिया संस्कृत। तो मैंने ये कहा कि इसमें परिवर्तन किस प्रकार से हुआ है, उसका परिवर्तन हम इस प्रकार से समझेंगे। ये रहा संस्कृत। दूसरा हमने मान लिया ये हिंदी भाषा का भी हम एक एग्जाम्पल लेंगे। इसके साथ साथ हम एक एग्जाम्पल उठाएंगे। किसका एग्जाम्पल उठाएंगे? हम अंग्रेजी भाषा का एग्जाम्पल उठाएंगे। क्यों उठाएंगे? क्योंकि हमने ये कहा कि इनका एक ही भाषा परिवार है और एक भाषा परिवार होने की वजह से इनका नाम दिया गया है भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार का मतलब भारत में और यूरोप देश में जिस प्रकार के मुख्य रूप से बोली जाती है उनका हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो मैंने ये कहा, या हम ये मानते हैं कि संस्कृत का जो विकास है आज से 1500 ईसा पूर्व से शुरू होता है। अब ईसा पूर्व से शुरू होता है और ये आज का जो मानक रूप इस भाषा ने निर्धारित किया है, अपने रूप को ढाल लिया है, उसका भी हम एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मैं ये कह दूं कि मान लीजिए हमने संस्कृत में माँ को मातृ के रूप में पढ़ा है। मातृ, देखिए संस्कृत में हमने माँ को क्या पढ़ा है? मातृ के रूप में पढ़ा है। हिंदी भाषा में इसी मातृ का रूपांतरण हो गया, माता के रूप में हो गया। लेकिन आज मेरे मित्रों, ये माता न होकर के आज इसका उच्चारण हम माँ के रूप में, व्यवहार के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ऐसे ही अंग्रेजी भाषा में इस माता का रूपांतर आज अंग्रेजी भाषा में ये इस प्रकार से हो गया है, मदर। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, क्या आप इन तीनों नामों में कोई फ़र्क, कोई डिफरेंट देख सकते हैं? हाँ, डिफरेंट है, बहुत सारा डिफरेंट है। आप ये कहेंगे सर इसका अलग तरीका, इसका अलग तरीका और इसका अलग तरीका। मित्रों, ऐसा कुछ भी नहीं है। तरीका ये है कि समय परिवर्तन के आधार पर मनुष्य अपने आप में परिवर्तन करना चाहता है, और परिवर्तन करने के कारण इस माँ शब्द को देखिए, हमने हिंदी में यू क्यों स्वीकार कर लिया है, तय को हमने यू क्यों स्वीकार कर दिया है, लेकिन ये जो रीस है, ये जो रीस मात्रा के रूप में लगी हुई है, हम अपने मुख सुख के कारण इस मात्रा को त्याग चुके हैं। तो मेरे मित्रों, समय परिवर्तन के आधार पर मनुष्य परिवर्तनशील है और अपने आप में परिवर्तन करना चाहता, और उसी परिवर्तन के आधार पर इस हिंदी भाषा में रह हट गया। ऐसे ही अब देखिए, यहाँ हम अंग्रेजी भाषा का एक शब्द लिखा है,
हमने लिखा माता और यहाँ लिखा मदर। अंग्रेजी में माता को इस रूप में व्यवहार के रूप में प्रयोग करते हैं। अब देखिए, मैं को तो इस भाषा ने क्यों स्वीकार कर लिया, तय का इसका बलाघात होकर के ये द के रूप में आ गया। अब ये संस्कृत का जो री है ये अपने आप र के रूप में परिवर्तन हो गया। तो मित्रों, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा ऐसा क्यों। मैंने एक बात ये बताया था, मैंने आपको ये बताया कि समय परिवर्तन के आधार पर मनुष्य अपने आप में परिवर्तन करना चाहता है, और परिवर्तन करने की वजह से इस भाषा में अपने आप परिवर्तन हो गया। अब ये कैसे? देखिए, मैंने कहा कि जलवायु भी इसके ऊपर एक बहुत बड़ा घटक है। भाषा में परिवर्तन करने का मुख्य घटक एक प्रकार से हम जलवायु को भी मान सकते हैं। वो जलवायु को हम कैसे मानेंगे? क्योंकि हम देखिए, हमारा जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का मतलब हो गया यहाँ की जो जलवायु है वो उष्ण प्रकार की है। उष्ण का मतलब है गर्म प्रकार की जलवायु है या गर्म जलवायु। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि गर्म क्षेत्र में निवास करने वाले जितने भी लोग हैं उनकी जो गले की स्वर तंत्रियाँ हैं वो खुली होती हैं, या उनका जो खुलापन होता है, खुलापन होने की वजह से हम प्रत्येक ध्वनि का उच्चारण अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये रहा इसका एग्जाम्पल। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हम जिस प्रकार की ध्वनियाँ हैं उन ध्वनि संकेतों को हम लिख भी सकते हैं और उसका उच्चारण भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों मैं बात कर रहा हूँ इस यहाँ उष्ण कटिबंधीय से लेकर के हम चलते हैं कहाँ, शीत कटिबंधीय क्षेत्र में जाएंगे। यहाँ हम आगे शीत प्रदेश में आगे, क्योंकि यूरोप की जो जलवायु है वो शीत कटिबंधीय क्षेत्र में शामिल होती है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि गर्म क्षेत्र में निवास करने वाले लोग और ठंडे क्षेत्र में निवास करने वाले लोग क्या एक शब्द को अच्छी तरह से एक समान तरीके से बोल सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने कहा कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में निवास करने वाले जितने भी लोग हैं उनकी गले की जो स्वर तंत्रियाँ हैं बिल्कुल खुली रहती हैं, इसलिए वो प्रत्येक ध्वनि का सही शुद्ध रूप में उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन शीत कटिबंधीय में या ठंडे प्रदेश में निवास करने वाले जो लोग हैं, इनकी बजाय ये लोग अच्छी तरह से आवाज़ बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? इसका एक एग्जाम्पल ये है मेरे मित्रों कि अगर हम अपने इसी देश में उत्तर भारत की बात कर रहे हैं, अगर हम जनवरी के महीने में ठंडे पानी से नहाने का प्रयास करें, या हम अपने गर्म बिस्तर या गर्म कपड़े बाहर निकाल दें या अपने शरीर से हटा दें, तब क्या आप उसी शब्द को उसी प्रकार से उच्चारित कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि हमारे जो गले की स्वर तंत्रियाँ हैं वो बिल्कुल कंपन करती हुई बाहर निकलेगी। तो मेरे मित्रों, इसी प्रकार से ये तय ये द के रूप में परिवर्तन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एक कंपन या किसी व्यंजन के ऊपर अधिक जोर लगाना पड़ता है, और तय का जब हम उच्चारण द के रूप में परिवर्तन करते हैं या अपने आप व्यवहार के रूप में प्रयुक्त होता है, तो स्वाभाविक है जीभ कंपित होकर के एक ध्वनि का उच्चारण और करेगी, वो र के रूप में होगा। आप इसे आजमा कर भी दे सकते हैं। तो मेरे मित्रों, मैंने कहा कि ये जो तीनों भाषाएं हैं वो एक समान या एक प्रकार से बनी हुई है। आप किसी का भी एग्जाम्पल उठा सकते हैं। जैसे संस्कृत में मैंने पितृ का नाम उल्लेख करूँ, अगर हम पितृ का नाम उल्लेख करते हैं, पितृ का संस्कृत में पिता को संबोधित करते हैं, या पितृ का नाम पिता के रूप में होता है। हिंदी भाषा में किस रूप में हो गया? पिता के रूप में हो गया। और अंग्रेजी भाषा में कि वो ही शब्द किस रूप में परिवर्तन हो गया? फादर के रूप में हो गया। इसके पीछे भी कारण ये है। चाहे आप और किसी भी शब्दों को उठा के देख सकते हैं, चाहे आप भ्राता को ले लें, भाई को ले लें, और भाई अंग्रेजी से किस प्रकार से रूपांतरण हो गया? ब्रदर के रूप में। तो मेरे मित्रों, इस प्रकार से समय परिवर्तनशील होने की वजह से इसी समय के आधार पर मनुष्य अपने आप को परिवर्तन करना चाहता है। और परिवर्तन क्यों करना चाहता है? परिवर्तन इसलिए करना चाहता है ताकि वो कम से कम समय में अधिक से अधिक शब्दों की अभिव्यक्ति कर सके। इसी वजह से भाषाओं में विखंडन होता है। इसी प्रकार से उसकी ध्वनि में परिवर्तन होता है, और अपने मुख सुख के कारण ध्वनि में अपने आप परिवर्तन करने लग जाता है। तो मेरे मित्रों, ये तो था एक प्रकार का एग्जाम्पल जो मैंने एक शब्द को उठाया था ये भाषा परिवार को लेकर के, कि एक हम भाषा का अध्ययन करेंगे और वो किस प्रकार से परिवर्तनशील हो रही है। और हम यह बताना चाहते थे कि इस भाषा से, संस्कृत भाषा से समस्त भाषाओं का विकास हुआ है। कौन सी भाषाओं का?
केवल बहुरूपीय परिवार की भाषाओं का विकास हुआ है। और भारत और यूरोप देश में जिस प्रकार की भाषाएं बोली जाती है उनका उद्भव, उनकी माता केवल एक यही है, वो है संस्कृत। तो हम प्रत्येक शब्द को उठाएंगे, भाषा किस प्रकार से बनी है हम उसी का विश्लेषण करेंगे। अब देखिएगा, तो मित्रों मैंने कहा कि भाषा जो शब्द है, तो हम इसी भाषा शब्द को संस्कृत के शब्द से उठाएंगे, क्योंकि हमने कहा कि समस्त भाषाओं की जननी केवल संस्कृत है, और संस्कृत होने के कारण हम हिंदी का भी अध्ययन कर रहे हैं इसी के साथ, क्योंकि हमारा जो विषय है वो हिंदी से ही संबंधित है। तो हिंदी को शुरू करने से पहले हम इसी के शब्दों का नाम उल्लेख जरूर करेंगे। तो मैंने कहा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम भाषा पढ़ रहे हैं। तो यही भाषा शब्द संस्कृत में एक भाष धातु हुआ करती थी, उसी से ही ये शब्द चला है, इसी से ही ये शब्द बना है, क्या, ये भाषा। और इस भाषा का मतलब होता है प्रकट करना। अब क्या प्रकट करना? प्रकट करना होता है। अभी क्या प्रकट करना है मेरे मित्रों? प्रकट करना है, विचारों को प्रकट करना है। किसको प्रकट करना है? मात्र विचारों को प्रकट करना है। और ये क्या, ये विचार प्रकट करेंगे। विचार प्रकट करना, विचार क्यों प्रकट करेगा? क्योंकि दो व्यक्ति आपस में अगर बातचीत करेंगे या आपस में संवाद करेंगे तो स्वाभाविक है कि वो एक दूसरे को ध्वनि आदान प्रदान करेंगे। अगर वो ध्वनि आदान प्रदान कर रहे हैं तो वो एक प्रकार से ध्वनित होकर उसकी भाषा बन जाती है मेरे मित्रों। अब ये ध्वनि क्या है? ध्वनि विचारों को प्रकट करने का एक जरिया है, एक माध्यम है। अब ये ध्वनि किस रूप में प्रकट होती है वो देखिए, और ध्वनि किस प्रकार से बनी है। अब मनुष्य ने इस ध्वनि का विकास कैसे किया है और इन ध्वनि के तत्वों को आपस में संयोजित क्यों किया है, किस प्रकार से किया, वो देखिएगा। मैंने आपको ये बताया कि मनुष्य क्या है, प्रकृति में निवास करता है और प्रकृति के साथ वो समायोजन करता है, प्रकृति के वातावरण के साथ वो समायोजन करता है। अगर वो समायोजन करता है तो ये स्वाभाविक है कि पृथ्वी ये प्रकृति है उसे समझाना भी चाहती है, उसे सिखाना भी चाहती है। तो प्रकृति में जिस प्रकार की स्वाभाविक या अस्वाभाविक घटनाओं का या उसने आवाज़ जो भी सुनी होगी उसी आवाज़ का वो अनुकरण करने लग गया। चाहे उस प्रकृति में निवास करने वाले जितने भी जीव जंतु हो उनकी ध्वनि का वो अनुकरण करे, या उन्होंने ध्वनि के संकेतों को बना तो दिया, अब उनका व्यवहार में प्रयोग करने लग गया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे ध्वनि संकेतों को उसने व्यवहार में लाने लग गया। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मनुष्य प्रकृति में निवास कर रहा था। मैंने बार बार मैं इसी शब्द के ऊपर जोर डालूंगा। मैंने कहा कि मनुष्य प्रकृति पर निवास करने वाला एक जीव है। अगर प्रकृति पर निवास कर रहा है तो प्रकृति पर निवास करने वाले बहुत सारे जीव जंतु हैं, जैसे चिड़िया भी है, मनुष्य भी है, और भी लोग हैं, बहुत सारे पशु पक्षी हैं। तो मैंने कहा प्रकृति से ही मनुष्य सीखता है, और उसी सीख के कारण उसमें जिस प्रकार की आवाज़ उठी है उसी आवाज़ का वो अनुकरण करने लगा है। अनुकरण किया, अनुकरण करते 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 उसी प्रकार का अनुकरण अपने व्यवहार में प्रयुक्त करने लग गया। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे चिड़िया है। चिड़िया किस प्रकार से बोलती है, किस प्रकार की ध्वनि का उल्लेख करती है, किस प्रकार की ध्वनि वो अभी प्रकट करती है। जैसे ची 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 इस प्रकार से चहकती है। तो इसी प्रकार की ची ची की ध्वनि सुनकर मनुष्य ने उसका नाम शायद इस रूप में दे दिया हो। तो मेरा कहने का मेरा मतलब यह है मित्रों कि हम भाषा का निर्माण पढ़ रहे हैं, भाषा किस प्रकार से बनती है और भाषा कौन कौन सी होती है, और उस भाषा में प्रमुख भाषाओं को हम उठाएंगे और उठाने के बाद हम उसका तात्विक विश्लेषण करेंगे। तो मैंने कहा कि भाष धातु शब्द से ये भाषा शब्द बना है, और इसी भाषा का मतलब ये हो गया विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। और भाषा को हम किस प्रकार से प्रकट करेंगे? ध्वनि संकेतों के रूप में हम प्रकट करेंगे। ध्वनि हमने कहां से ग्रहण की है? ध्वनि हमने प्रकृति में निवास करने के बाद या तो हमने प्रकृति से ग्रहित की है, या फिर हमने अपने पूर्वजों से
या हमारे जो प्राचीन समय के जो आदि हमारे मानव थे उनसे हमने ग्रहित की है। किसी भी प्रकार से उन शब्दों को हमने या हमारे पूर्वजों ने बनाया होगा, जो फिलहाल निरंतर रूप से वो शब्द के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। तो किस रूप में बनाया? वो ध्वनि के रूप में ही बनाया है। और विचार एक प्रकार से अध्वन्यात्मक रूप है, अध्वन्यात्मक रूप है। और ये अध्वन्यात्मक का मतलब क्या हो गया? क्योंकि मैंने ये बताया कि मस्तिष्क में जो विचारों का जो आदान प्रदान होता है, जिसको हम अभिव्यक्त नहीं कर सकते या जिसको हम ध्वनि के माध्यम से उससे प्रकट नहीं कर सकते, तो वो एक प्रकार से विचार है। विचार का मतलब हो गया मन में उठने वाले भाव, मन के भाव हो गए। और इसी मन में उठने वाले भावों को हम विचारों के नाम से संबोधित करते हैं। तो विचार एक प्रकार से भाषा से ही जुड़ा हुआ है, और भाषा के रूप में विचार को हम किस प्रकार से प्रकट करेंगे? विचार को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि वो एक प्रकार से अध्वन्यात्मक रूप है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अध्वन्यात्मक रूप का मतलब, इसका मतलब ये हो गया, अगर हम इसके टुकड़े करें, अगर हम इस शब्द के हम टुकड़े करते हैं तो इस शब्द के टुकड़े इस प्रकार से बाहर निकल के आते हैं, अ प्लस ध्वनि प्लस आत्मक। इसका मतलब देखिए, अ तो एक प्रकार से उपसर्ग के रूप में है, और यह उपसर्ग यह कहता है कि मैं खुद में, मैं स्वयं में एक प्रकार से नकारात्मक रूप धारण करता हूं। तो इसका मतलब हो गया नहीं, इसका मतलब है नहीं। ध्वनि का मतलब हो गया, ध्वनि का शाब्दिक अर्थ यही है जिसको हम प्रकट करते हैं, जो हमारे मुंह से या हमारे स्वरतंत्रियों से जो आवाज़ बाहर निकलती है, वो ध्वनि। आत्मक का मतलब हो गया यहाँ स्वरूप। इसका मतलब, इस विचार का मतलब ये हो गया कि ऐसी ध्वनि जो स्वरूप लिए हुए नहीं होती है, जिसको हम अपने विचारों के माध्यम से प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब यही हो गया कि विचार एक प्रकार से क्या है? अध्वन्यात्मक रूप है। अगर ये अध्वन्यात्मक रूप ध्वनि के रूप में गुंजित होने लग जाएंगे, तब समझ लेना कि वो एक प्रकार का भाषा का रूप हमारे सामने प्रकट होने लगता है। तो मेरे मित्रों, भाषा के दो रूप हो गए, एक तो आंतरिक रूप और एक हो गया बाह्य रूप। आंतरिक रूप का मतलब हो गया विचारों के रूप में जो ध्वनित नहीं होते हैं, और एक हो गया बाह्य रूप जिसको हम प्रकट करते हैं, और प्रकट करना ही या विचारों को प्रकट करना ही वो भाषा है। तो मेरे मित्रों, हमने भाषा को इस प्रकार से समझा था, इस प्रकार से समझा, हमने इस प्रकार से समझा कि संस्कृत की एक धातु है भास, और भास धातु से ही ये भाषा शब्द बना है। और भास का मतलब होता है प्रकट करना, और प्रकट क्या करना है? प्रकट हमें विचारों को प्रकट करना है। और विचार क्या है? विचार एक प्रकार से अध्वन्यात्मक रूप है, और इसी अध्वन्यात्मक रूप को हम बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, तब ये समझ लेना कि व्यवहार में हमारे सामने जो भी आदान प्रदान करने का, जो विचारों को जो आदान प्रदान करने का जो माध्यम होता है, वही एक प्रकार से हम भाषा में शामिल कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये भाषा, वैसे मैंने आपको यह बताया था कि भाषा, बहुत सारी भाषाएं होती हैं। इस विश्व में बहुत सारी भाषाएं हैं, उसके बहुत सारे परिवार हैं, और मैं एक ही भाषा परिवार को लेकर के मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा था, और वो अपना भाषा परिवार था बहुरूपीय परिवार। हम उस बहुरूपीय परिवार से निकलने वाली जो भाषाएं हैं उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, और उस अध्ययन के दौरान मैंने एक एग्जाम्पल देकर के ये समझाने का प्रयास किया था कि इस बहुरूपीय परिवार से इस प्रकार की भाषाएं निकली हुई है। एक तो मैंने नाम लिया था संस्कृत का, मुख्य रूप से भाषा बाहर निकली हुई है। एक तो संस्कृत का, जो हमारे भारत देश में या भारतीय महाद्वीप का जो भी बड़ा, जितना भी बड़ा भूभाग है, वहाँ प्रचलित होने वाली जो भाषा थी या अपने व्यवहार के रूप में उस भाषा का प्रयोग किया करते थे, एक तो वो भाषा, और दूसरी है यूरोपीय देश में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता था, वो भाषा, चाहे वो फ्रांसीस हो या फिर स्पेनिश हो या फिर इटालियन भाषा हो या फिर अंग्रेजी भाषा हो। हमने एग्जाम्पल उठाया था अंग्रेजी भाषा का, तो मैंने ये बताया कि इस प्रकार से भाषा एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन उसका ध्वन्यात्मक रूप अलग अलग रूप में प्रकट होता है।
इसलिए वो भाषा हमें देखने में एक प्रकार से अलग दिखाई देती है, लेकिन उसमें भिन्नता, बिल्कुल उच्चारण की दृष्टि से भिन्नता प्रकट होती है। लेकिन हम तात्विक दृष्टि से उसका विश्लेषण करें तो तात्विक दृष्टि से विश्लेषण करने के पश्चात हमारे सामने एक ही बात निकल के आती है कि भाषा का रूप एक ही है, लेकिन उसका लिखने का माध्यम अलग अलग प्रकार से बना हुआ है। तो ये थी हमारी भाषा का एक प्रकार से समझाने का या एक व्याख्यान था अपना ये। अब हम इस भाषा को इस प्रकार से समझेंगे कि भाषा की हमें क्यों आवश्यकता पड़ गई, इस भाषा की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। तो मेरे मित्रों, हम बात करें कंपटीशन के क्षेत्र के लिए, हम बात कर रहे हैं, ये जो अपनी क्लासेस हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये क्लासेस चल रही है। तो प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई बार इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाषा के विशिष्ट लक्षण क्या हैं। अगर उस लक्षण को हम गहराई से पढ़ लेंगे या उस लक्षण को हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे, तब आप उसके बारे में सही क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाषा की विशेषता नहीं है, भाषा की विशेषता नहीं है। मैं एक बार इसी प्रश्न को उठाऊंगा और फिर देखना आप यह सोचेंगे कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा कंफ्यूज करने वाला ये ऑप्शंस आ गए। उस समय हम बहुत बड़ा एक प्रकार से कंफ्यूज वाली कंडीशंस में आ जाते हैं। कंफ्यूज वाली कंडीशंस में जैसे मैं ये कहा या मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाषा की विशेषताओं के बारे में, मान लो आपके बारे में नहीं, आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है भाषा की विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है। चलो मैं यहाँ ये लिख रहा हूँ। पहला मैंने ऑप्शन लिख दिया, भाषा पैतृक संपत्ति है, मैंने ये लिखा। दूसरा ये लिखा, भाषा अर्जित संपत्ति है। तीसरा मैंने ये लिख दिया, भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। और मैंने अगला ऑप्शन ये लिख दिया, भाषा परंपरागत है। अब देखिए मेरे मित्रों, देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन एक ऑप्शन हमारे सामने इस प्रकार का आया हुआ है या इस प्रकार से हमने लिखा हुआ है कि उसमें एक ऑप्शन बिल्कुल इन तीनों से अलग है। पर कई बार मेरे मित्रों इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया गया है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। सन 2006 में कॉलेज व्याख्याता का एक एग्ज़ाम हुआ था और उस एग्ज़ाम में इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया गया था। तो कई बार क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है वो अनिश्चित होता है, और इसी अनिश्चित तरीके की वजह से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप खुद ही बताइए, इसका विश्लेषण करें या आप खुद ही इसका सही आंसर देने का प्रयास करें। मैंने कहा कि भाषा पैतृक संपत्ति है, पहला ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन है भाषा अर्जित संपत्ति है। तीसरा ये सामाजिक प्रक्रिया है। चौथा ये है भाषा परंपरागत है। देखने में एक जैसे हैं, लेकिन मेरे साथियों, मेरे मित्रों, ये जो पहला ऑप्शन है भाषा पैतृक संपत्ति, ये इससे बिल्कुल अलग है। वो क्यों है? क्योंकि इसी के बारे में हम समझना चाहते हैं कि भाषा की विशिष्टताएं क्या हैं, भाषा की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और उसके अभिलक्षण क्या क्या है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा एक प्रकार से तात्विक व्याख्यान करेंगे। तो चार तो ऑप्शन अपने सामने ये हैं। एक बार मैं इनका विश्लेषण करूँगा कि हमने ये कहा कि भाषा की जो विशेषताएं हैं, हमने चार तो ये ले ली। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। इसकी मुख्य विशेषता एक तो ये हो गई। पैतृक संपत्ति क्यों नहीं है? क्योंकि एक छोटा सा बच्चा अपने परिवार में वो अपना जीवन यापन कर रहा है। पैतृक का मतलब हो गया उसके माता पिता या उसके परिवार से सीखी हुई भाषा। ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया में या आज के समय में छोटा बच्चा हिंदी भी जानता है और अंग्रेजी भी जानता है, लेकिन उसके अभिभावक आजकल अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में उसको प्रवेश दिला रहे हैं। तो मेरे मित्रों, उसके सामने दो भाषा पैतृक के रूप में सामने आती है। उसको हम पैतृक नहीं मान सकते। उसको हम पैतृक इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि उसकी मातृभाषा तो अलग है, लेकिन वो सीख दूसरी रहा है। और जब वो बड़ा होकर के किसी ऊंच पद पर वो आसीन होता है, तब अपनी पैतृक भाषा को भूल जाता है और दूसरी भाषा का वो अनुकरण करने लगता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है।
हाँ, आगे है भाषा अर्जित है। हाँ बिल्कुल, अर्जित है, भाषा का अर्जन किया जाता है, भाषा सीखी जाती है। फिर तीसरा ऑप्शन हमने दिया भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। हाँ, समाज में रहेगा तो वो बोलना सीखेगा और बोलने के माध्यम से वो अपने विचारों को आदान प्रदान करेगा। कौन सी भाषा में वो आदान प्रदान करेगा? क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते वो समाज में अपना जीवन यापन करता है और समाज के अनुकूल वो अपने आप को ढालने का प्रयास करता है। इसलिए हम कहते हैं कि भाषा एक प्रकार से सामाजिक प्रक्रिया है। अगला है भाषा परंपरागत है। हाँ, हम परंपरागत स्वीकार करेंगे। परंपरागत क्यों है? क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जो काफ़ी समय पहले के जो बुजुर्ग थे, उन्होंने कोई ना कोई भाषा बनाई जिसका हम आज अनुकरण कर रहे हैं, जिसका हम विनिमय कर रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा परंपरागत है। हाँ, इतना जरूर है कि उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता जा रहा है। अगली विशेषता हम लेंगे। अगली विशेषता हमारी ये है भाषा कठिन से सरलता की ओर बढ़ती है। सरलता की ओर बढ़ती है। तो मेरे मित्रों, भाषा के बारे में ये हमने जो पॉइंट लिखा है या ये 5वां बिंदु लिखा है, ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। वो कैसे? वो इसलिए है, देखिए, हमने सबसे पहले संस्कृत भाषा को उठाया था और संस्कृत भाषा का अगर हम वास्तविक विकास के रूप में अध्ययन करते हैं तो वास्तविक विकास इस प्रकार से होता है। संस्कृत का पहला रूप वैदिक संस्कृत था। क्या था मित्रों? वैदिकी संस्कृत। वैदिकी संस्कृत में अगर हम उसके व्याकरण की बात करते हैं तो वैदिकी संस्कृत में 52 व्यंजन आते हैं, 52 वर्ण होते हैं। अभी इसी भाषा में परिवर्तन हुआ, तब जाकर के वो लौकिक संस्कृत बनी। लौकिक संस्कृत में जब ये 52 ध्वनियों का उल्लेख जब वैदिकी संस्कृत में हुआ करता था और लौकिक संस्कृत में ये 52 से हट करके 48 ध्वनियों का उल्लेख होने लग गया। 48 ध्वनियों का उल्लेख होने लग गया। वो क्यों होने लग गया? क्योंकि प्रत्येक मनुष्य यह चाहता है कि मैं अपने मुख सुख के कारण कठिन से कठिन शब्दों को तोड़कर उसको एक सरल रूप में पेश करने का प्रयास करूं। इसलिए हमारे सामने इस प्रकार के शब्द आते हैं। इसी को हम ये कह सकते हैं, भाषा एक प्रकार से परिवर्तनशील है। भाषा क्या है? परिवर्तनशील है। तो मित्रों, हम इसी भाषा की हम छठी विशेषता ये लेके आएंगे, ये भाषा परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील क्यों है? क्योंकि परिवर्तनशील इस प्रकार से भाषा का जो उद्भव हुआ है वो किस प्रकार से, पहले संस्कृत का हुआ, फिर बाद में प्राकृत के रूप में। प्राकृत के 3 रूप बने। पहला प्राकृत है पाली के रूप में, दूसरा प्राकृत है प्राकृत और तीसरा प्राकृत हुआ है हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में बोलते हैं या भाषा विज्ञान में बोलते हैं अपभ्रंश के रूप में। जब अपभ्रंश के रूप निकलते हैं, बहुत सारे अपभ्रंश के रूप निकलते हैं और उनसे अलग अलग रूप में बोलियां निकलने लगी हैं और बोलियां निकलने के पश्चात एक मानक हिंदी का रूप हमारे सामने निर्धारित हुआ है और उस मानक हिंदी में भी परिवर्तन हुआ है। वो कैसे हुआ है? मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आपको। हमने हमारे देश में 94 तक के जितनी भी हिंदी संस्करण की जितनी भी पुस्तकें हैं, उस हिंदी संस्करण की पुस्तकों में आपको 2 व्यंजन ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जो आज की पुस्तकों में नहीं है। वो बिल्कुल भी है नहीं, क्योंकि व्यवहार में हम उनका प्रयोग नहीं करते। हमने अपने मानक व्याकरण से उसको बाहर निकाल दिया है। वो कौन कौन से हैं मित्रों? वो देखिए, एक तो 1994 से पहले हिंदी संस्करण की जितनी भी पुस्तकें हुआ करती थी, इस ए को, या हम कहें ए आज इस रूप में लिखा जा रहा है, लेकिन पहले लिखने का तरीका इस ए के रूप में था। मैंने कहा कि भाषा में परिवर्तन हुआ, ये हो गया। मैंने कहा कि भाषा में परिवर्तन होता है, परिवर्तनशील है। भाषा हमेशा कठिन से सरलता की ओर अग्रसर होती है। वो कैसे? एक व्यंजन और था हमारी हिंदी में, जह। इस जह को आज हम इस रूप में लिख रहे हैं। किस रूप में मित्रों? इस प्रकार से लिख रहे हैं। तो हम इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने दे सकते हैं, लेकिन अपना ये समय की कमी के कारण हम इसका विश्लेषण
यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि ये अपना तात्विक विश्लेषण भाषा विज्ञान के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। और भाषा विज्ञान में हम प्रत्येक बिंदुओं को लेकर आएंगे, प्रत्येक एग्जाम्पल्स को हम आपके सामने रखेंगे, हम उनको भी सामने रखेंगे कि राजभाषा आयोग ने किस प्रकार की समितियां निर्धारित की हैं और उन समितियों ने कौन कौन से निर्णय लिए हैं। मानक हिंदी का रूप बनाने के लिए उन्होंने किस प्रकार का व्याकरण बनाया है, हम ये चर्चा वहाँ करेंगे। फिर हम इसकी अगली विशेषता ले सकते हैं, 7 नंबर पर विशेषता लेंगे भाषा के ही बारे में। अगली विशेषता ये है कि भाषा एक प्रकार से भाव संप्रेषण करने का एक माध्यम है। भाव संप्रेषण करने का माध्यम है। अब संप्रेषण भाव, मैंने कहा विचार, विचार तो वो हो गया हमारे मस्तिष्क में जो अमूर्त धारणाएं हैं, जिसका कोई रूप नहीं होता, जिस रूप का मतलब वो ध्वनि के रूप में प्रकट नहीं होती, वो हो गया भाव। संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, वो संप्रेषण। लेकिन संप्रेषण किस प्रकार का होना चाहिए? वो एक व्यक्ति ये और दूसरा व्यक्ति ये, एक या एक से अधिक व्यक्तियों के बीच में विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए ताकि वो एक दूसरे के विचारों को अच्छी तरह से समझ सके। वो संप्रेषण, संप्रेषण करने का एक माध्यम है। क्या है माध्यम? वो भाव है। भाव किस रूप में? भाषा के रूप में। भाषा क्या है? भाषा भाव संप्रेषण करने का एक माध्यम होती है। इस प्रकार से मेरे मित्रों आपको बताना चाहूंगा कि भाषा इस प्रकार से अपनी विशिष्टताएं रखती है और इन विशेषताओं के कारण हमें प्रत्येक भाषा में इस प्रकार के अभिलक्षण हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। किसी भी भाषा को आप ले लीजिए, बहुत सारी भाषाएं हैं और उनमें इसी प्रकार की विशिष्टताएं हमें देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन हम मुख्य रूप से अध्ययन कर रहे हैं हिंदी भाषा का ही अध्ययन कर रहे हैं और हिंदी भाषा में किस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं उनका हम विश्लेषण बाद में करेंगे। तो मित्रों, मैं एक बार एक्सप्लेन और करना चाहूँगा कि भाषा की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो है, एक तो भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा सामाजिक प्रक्रिया है, भाषा परंपरागत होती है, भाषा सरल कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है, भाषा परिवर्तनशील है और भाषा क्या है? भाव संप्रेषण करने का एक माध्यम होता है। ये इसकी सारी की सारी विशेषताएं हैं और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अगर इस प्रकार की या इतनी जो विशेषताएं को रखने वाला होता है तो ये स्वाभाविक है कि उसका कोई ना कोई एक मानक रूप जरूर बना हुआ होगा या भाषा को एक जगह संग्रहित करने का एक ऐसा ग्रंथ जरूर बना होगा। उसका एक ग्रंथ बना हुआ है, उसकी एक पुस्तक है, वो एक कृति है जिसको हम स्वीकार करते हैं और उसी ग्रंथ का नाम हम यहाँ उल्लेख करने जा रहे हैं। तो एक बार आप देखिएगा, हम किसके बारे में नाम लेना चाहेंगे? हम नाम लेना चाहेंगे अपनी इसी भाषा को लेकर के, और भाषा का रूप निर्धारित करती है, भाषा का रूप निर्धारित करने वाली जो कृति है, भाषा का एक प्रकार से भाषा को नियम के रूप में बांधने वाली जो कृति होती है वो होती है व्याकरण। तो हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई भाषा हो, चाहे किसी भी प्रकार की भाषा क्यों ना हो, उसको नियमों में बांधने का कोई ना कोई उस भाषा को नियमों में बांधने वाला कोई ना कोई ग्रंथ जरूर होगा और उस ग्रंथ का नाम होता है व्याकरण। व्याकरण का मतलब हो गया वी प्लस आकरण। तो मेरे मित्रों, व्याकरण क्या है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ गई? देखिए मित्रों, व्याकरण की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ गई या इस प्रकार से हम व्याकरण को अपनाने लग गए या इस वजह से हम व्याकरण को स्वीकार करने लग गए। क्यों स्वीकार करने लग गए? देखिए, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल दूंगा। हमारे सामने दो प्रकार के इंसान हैं। कितने प्रकार के हैं? हमारे सामने दो प्रकार के लोग हैं। एक ऐसे लोग हैं जो असभ्य हैं। क्या है? असभ्य लोग हैं।
और दूसरे प्रकार के वे लोग हैं जो सभ्य हैं। अब आप मुझे ये बताइए, अब आप मुझे ये बताएंगे कि असभ्य लोगों से आप बातचीत करना पसंद करेंगे या फिर सभ्य लोगों से आप बातचीत करना पसंद करेंगे? असभ्य लोग अपनी जो भाषा है या स्वयं की जो भाषा होती है उसका कोई रूप नहीं होता, उसमें जो शब्द बने होते हैं उस शब्दों का कोई एक जगह सुसंबद्ध तरीके से वो बनाता नहीं है, उसका इस्तेमाल नहीं करता। शब्दों को आगे पीछे या तोड़ मरोड़ करके उसको पेश करने का प्रयास करता है। और सभ्य लोगों के लहजे में या उसके बोलचाल में असभ्यपनता नहीं आएगी, हमें दिखाई नहीं देगी। असभ्यता दिखाई नहीं देगी। तो हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि सभ्य लोगों की भाषा होगी, सभ्य या शिक्षित वर्ग की भाषा होगी, शिक्षित वर्ग की भाषा होगी। और हम आज के ज़माने में हम यह प्रयास करते हैं कि अपना व्यक्तित्व सुंदर दिखाने के लिए हम एक चीज़ का प्रयोग जरूर करते हैं। अपने ही साथियों के बीच में हम शुद्ध हिंदी या शुद्ध भाषा बोलने का प्रयास करेंगे ताकि दूसरा हमारे बारे में ये सोचे कि उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा व्यक्तित्व है। और एक हम गाली गलौज देकर के बात करें तो उसमें हमारा जो व्यक्तित्व है वो गिरा हुआ व्यक्तित्व उनके सामने नजर आता है। तो इसी वजह से भाषा का एक रूप निर्धारित होता है। किनके द्वारा बनाया हुआ या किनके द्वारा? शिक्षित वर्ग के द्वारा एक सभ्य भाषा का रूप बनाया जाता है। और रूप जब बन जाता है तब वही रूप अपना व्याकरण के रूप में निर्धारित होता है। किसके रूप में? व्याकरण के रूप में। तो ये व्याकरण इस प्रकार से बनता है। व्याकरण की हमें आवश्यकता इसलिए हो गई। तो व्याकरण में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है? व्याकरण में हमें देखने के लिए मिलता है, एक तो ये सभ्य लोग तो है ही। अभी ये सभ्य लोग किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेंगे? या तो वो शुद्ध लेखन के रूप में करेंगे। किस रूप में? शुद्ध लेखन के रूप में। भाषा व्याकरण में तीन चीज़ों का ही हम उल्लेख करते हैं। एक तो उसका शुद्ध लेखन, अगला है उसका शुद्ध उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है, फिर है उसका शुद्ध प्रयोग कैसे होता है। तो मेरे मित्रों, इस प्रकार से हम व्याकरण में ये चीज़ ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से अपना व्याकरण बनता है।